Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you Shikha Yadav. हार्ट प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज और हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ पर्टिकुलरली इन एडल्ट्स इन इंडिया। हार्ट अटैक को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या सिर्फ चेस्ट पेन होना हार्ट अटैक है या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ जाना हार्ट अटैक हो सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में है हार्ट अटैक होने की, या सिर्फ मेडिकेशन से ही हम हार्ट अटैक को क्योर कर सकते हैं? क्वेरीज बहुत सारी हैं, लेकिन उन सभी क्वेरीज का आपको जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट सीएमडी एंड सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएस बंसल। डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो। थैंक यू शिखा, थैंक यू। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे आज हार्ट अटैक के बारे में बात करना चाहूँगी। जी। टर्म बहुत फेमिलियर, लेकिन इस टर्म को हम कैसे समझ सकते हैं ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। एंड सेकेंडली, एंजाइना से इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जी शिखा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम एंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क समझें। बिल्कुल। क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो उसका मतलब ये होता है कि जब हार्ट का आर्टरी जब जो सप्लाई करती है, जैसे ब्लड जो हार्ट की ये नसें हैं, ये हार्ट की 3 नसें होती हैं जो हार्ट के मसल्स को ब्लड देती हैं। ये पीछे वाली है, ये राइट साइड वाली, ये एलईडी है। ये जो नसें हैं इनको कोरोनरीज कहा जाता है। इनमें जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उसकी वजह से जब ब्लड फ्लो बंद हो जाता है तो वो जो हार्ट का मसल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब वो डैमेज होने लगता है। तो हार्ट अटैक में जब मसल डैमेज होता है ब्लॉकेज की वजह से, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी। अगर हार्ट अटैक 100% जब ब्लॉक हो जाती है अचानक नस, तो हार्ट की सडन कट ऑफ हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई, तब डैमेज होता है हार्ट। और हार्ट का डैमेज जो मसल की थिकनेस है उसके अंदर से शुरू होता है डैमेज। जैसे हार्ट ये है तो इसकी हार्ट की जो मसल की थिकनेस है, ये थिकनेस है अंदर से डैमेज होना शुरू होता है, बाहर की तरफ जाता है। तो ये डैमेज अगर होना शुरू हो गया उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और एंजाइना में डैमेज नहीं होता। एंजाइना में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेन होता है। तो क्लिनिकली हम जो है इसको ऐसे पहचान सकते हैं पेशेंट कि हार्ट अटैक का पेन जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा चलता है। ओके। और हार्ट अटैक का पेन बिना एक्सर्शन के बैठे बैठे लेटे लेटे भी होता रहता है। ओके। एंजाइना का पेन अदरवाइज कुछ मिनट तक चलता है, आधे घंटे से कम ही होता है वो, और यूजुअली वो एक्सर्शन से प्रेसिपिटेट होता है। जब पेशेंट कोई मेहनत करता है तो उसको एंजाइना होगा। दोनों का पेन एक ही जगह पे होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होगा या पूरी चेस्ट में होगा या गले में या जॉ में या कंधों में। जी। तो पेन की लोकेशन वही है, एंजाइना की भी हार्ट अटैक की भी। लेकिन एंजाइना इज लेस सिवियर, हार्ट अटैक का पेन ज़्यादा सिवियर होता है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक का पेन जो होता है वो उसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी किसी को ठंडा पसीना आना, नोजिया वोमिटिंग हो जानी, साथ में सांस फूल जाना, सडन डेथ का डर लगना या घबराहट इतनी होती है उसके साथ। ये सारी चीज़ें होती हैं एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के पेन के साथ ये सारे सिम्टम एडिशनल हो सकते हैं। ओके। जबकि एंजाइना में यूजली सिंपली प्रेशर सा चेस्ट में लगता है और दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स उतने नहीं होते। और एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि सॉर्बिटेट की गोली जी जीभ के नीचे रखने से एंजाइना का पेन तो रिलीव हो जाता है, और सॉर्बिटेट की गोली जीभ के नीचे रखने से हार्ट अटैक का पेन रिलीव नहीं होता। ओके। तो अगर सॉर्बिटेट से फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब वो एंजाइना है, अगर सॉर्बिटेट से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आपने कई तरह से इसमें सिम्टम्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार पेन को लेकर। तो हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमें पेन हो रहा है चेस्ट में वो मस्कुलर पेन है या फिर वो हार्ट अटैक का पेन है या वो एक गैस्ट्रिक पेन की तरफ भी कई बार हमें इंडिकेशंस देता है? कैसे डिफ्रेंशिएट करें? सिम्टम्स बड़े क्लासिकल होते हैं हार्ट अटैक के भी, एंजाइना के भी। जी। तो 10% लोगों में या 20% लोगों में एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि इतने क्लासिकल नहीं होते कि पहचान में नहीं आते। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करें कि पेन मस्कुलर है कि हार्ट का है। जो चेस्ट का, एक तो पहली बात तो सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो है
उसके पीछे हार्ट होता है। कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट प्रैक्टिकली सेंटर में होता है। थोड़ा सा टेंडेंसी होती है लेफ्ट की तरफ, बट इट इज़ प्रैक्टिकली इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो हार्ट का पेन, एक तो जो फिंगर पॉइंट जितने एरिया में हार्ट का पेन नहीं होता जी, वो मुट्ठी जितने एरिया में कम से कम हार्ट का पेन होता है। और दूसरी बात ये है कि हार्ट का पेन, मस्कुलर अगर पेन होगा ना, वो मूवमेंट से होता है। आप जिस मसल में पेन हो रहा है उस मसल की जब मूवमेंट होगी तो पेन होगा। जैसे अगर मान लो कोई करवट ले रहा है या बाजू ऊपर उठा रहा है या हिल रहा है तो पेन, मसल पेन बढ़ जाएगा। हार्ट पेन वैसा ही रहेगा, बिना मूवमेंट के भी सेम रहेगा। दूसरा, मसल पेन यूजुअली जो है सेंटर ऑफ द चेस्ट में या अक्रॉस द चेस्ट नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स में ही होंगे। एक बात। दूसरा, कई बार लोग गैस के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं जी। गैस जो है वो पूरी चेस्ट में, अगर गैस की फीलिंग हो रही है कि पूरी चेस्ट में गुब्बारे की तरह गैस भर गई है तो वो हार्ट अटैक या एंजाइना है। और गैस पेट में होती है, चेस्ट में नहीं होती। तो लोगों को चेस्ट में अगर गैस लगे या पेट से चेस्ट की तरफ गैस जाए तो उसको हार्ट अटैक या एंजाइना मानना चाहिए। एक और मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, कई बार सर्वाइकल का जो पेन होता है उसको भी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं हार्ट पेन से। इसको हम कैसे अलग से समझ सकते हैं, क्या डिफरेंस रहता है? जो सर्वाइकल का पेन होता है यूजुअली वो एक तो वो आउटर साइड ऑफ द आर्म में जाता है सर्वाइकल का पेन। जो हार्ट का पेन होता है वो इनर साइड ऑफ द आर्म में जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि वो बाहर की तरफ होगा और ये आर्म के अंदर की साइड में होगा। या पूरी के पूरे सरकमफ्रेंस में होगा आर्म के। जी। मतलब इस साइड में पेन है, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की तरफ पेन है तो वो हार्ट का है। थंब और ये इस फिंगर की तरफ से है तो इसमें ये अंगूठे की तरफ है तो सर्वाइकल है। ये है। दूसरा, नेक की मूवमेंट से सर्वाइकल पेन बढ़ता है। शोल्डर में हार्ट का पेन यूजुअली क्या चेस्ट से शुरू होके आर्म में जाता है, शोल्डर का। जो सर्वाइकल का है वो बैक से शुरू होके या नेक से शुरू होके आर्म में जाता है। और जो हार्ट का पेन है वो चेस्ट से शुरू होके, उसमें कंधे से होके वो अंदर की साइड में जाता है। ये फर्क है। एक और मैं इसमें इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कई लोगों को गले में दर्द होता है जी, तो वो ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने जाते हैं गले के लिए, जबकि वो हार्ट का पेन होता है। तो गले में भी दर्द हो सकता है, जो कि अगर आपको चलने से गले में दर्द हो रहा है वो हमेशा हार्ट का होता है जी, और रुकने से ठीक हो जाता है। गले का अगर दर्द होगा तो वो लगातार होगा आपको। और दूसरा क्या है, कई लोगों के जॉ में पेन होता है, लोअर जॉ में। तो लोअर जॉ में कई बार वो दांत का दर्द समझ लेते हैं, डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। तो वो भी उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अगर वो चलने से जॉ में पेन हो रहा है या चेस्ट से शुरू होकर जॉ में जा रहा है तो वो हार्ट का पेन है, और बैठ जाने से ठीक हो रहा है तो वो हार्ट का पेन है। दांत का पेन लगातार होगा, ये पेन सिर्फ एक्सर्शन पे होगा और हो सकता है गले से होके वो जॉ में जाए। तो पैटर्न ऑफ पेन के अकॉर्डिंग हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेन ये हमें हार्ट की वजह से है या अदर जनरल प्रॉब्लम्स की वजह से। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए डॉक्टर जो अच्छे से पेशेंट की बात सुनते हैं तो 90% डायग्नोसिस तो पेशेंट की बातों से ही बन जाता है। जी, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बंसल, अगर सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं हार्ट पेशेंट को तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वहाँ पर पेशेंट का? जब पेशेंट को लगे कि मेरे को ये सारे लक्षण आ रहे हैं हार्ट अटैक के या एंजाइना के, तो एंजाइना अगर है तो सॉर्बिटेट की गोली आधी जीभ के 5 मिलीग्राम की सॉर्बिटेट होती है। उसको बैठने के बाद खड़े खड़े नहीं लेना होता, कई बार उससे बीपी कम हो जाता है, चक्कर आ जाता है। तो सोफे पे या कुर्सी पे बैठ के सॉर्बिटेट की गोली 5 मिलीग्राम जीभ के नीचे रख लें तो उससे एंजाइना ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट का दर्द आधा घंटे से ज़्यादा चले और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स हों, घबराहट, अनईजीनेस, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, सिंकिंग फीलिंग, इम्पेंडिंग डूम, इस तरह की जो फीलिंग हैं, अगर वो हैं तो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में एक डिस्प्रिन जो हर घर में अवेलेबल होती है, डिस्प्रिन की बड़ी वाली गोली जो सिर दर्द के लिए लोग खाते हैं, उस गोली को च्यू कर लेना चाहिए तुरंत। क्योंकि हार्ट अटैक ज़्यादातर क्लॉट बनने से होते हैं, तो डिस्प्रिन क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करती है। अगर बाई चांस हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स उनको आते हैं
तो वो ये डिस्प्रिन, 2 टिकाग्रिल और 4 एटोरवास्टैटिन, ये 4 और 2 6 7 गोलियां वो तुरंत खा लें। तो उसके बाद वो तुरंत हार्ट हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है जी। क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट अटैक की बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। जी, तो बिल्कुल अगर हार्ट पेशेंट हैं तो उनको ये एक मेडिसिन की किट अपने पास हमेशा रखनी चाहिए, जी। सो दैट वो टाइम को थोड़ा सा सेव जी। कर सकें और अपनी जी। लाइफ को फिर हॉस्पिटल पहुंच के जी। सेव कर सकें। जी। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को जनरली हम सीधा रिलेट करते हैं हार्ट अटैक से। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे लेवल नॉर्मल आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? जी जी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रैक्टिकली 20% लोगों में 20 to 40% लोग जो हार्ट अटैक के होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ओके। 60% to 70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। कोलेस्ट्रॉल का इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर, किसी का अगर हाई कोलेस्ट्रॉल चांसेस ज़्यादा हैं, बट देर आर मैनी अदर फैक्टर्स बिसाइड्स कोलेस्ट्रॉल। जैसे फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर इज इन वन फैक्टर जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट है हाई, उतना ही हाई ब्लड प्रेशर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। डायबिटीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। जिनको डायबिटीज़ है, चाहे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, उनको हार्ट अटैक तो भी हो सकता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कई सालों से हाई है, उनको बिना हाई कोलेस्ट्रॉल के भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। उसी तरह से जो हैवी स्मोकर हैं जी। उनको अगर उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल इज ओनली वन फैक्टर। ओके। फैमिली हिस्ट्री जिसकी है उनमें हार्ट अटैक हो सकता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल। कई बार फैमिलीज में सभी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट अटैक होते हैं बड़ी यंग एज में, और सबके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हैं। जी। तो कोलेस्ट्रॉल को हम ये ना सोचें कि हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इस गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम बाईपास सर्जरीज करते हैं, हमने हजारों बाईपास सर्जरी की हैं, उनमें से 70% लोगों की बाईपास जिनकी हुई है उनके कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और जिनकी इतने लोगों की हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, मैंने 40-50 हज़ार एंजियोप्लास्टी की होंगी, जी। उनके बहुत सारे लोगों के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने का से आपको कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल की बात हो या डायबिटीज़ की बात हो या हाइपरटेंशन बात हो, तो रिस्क हमें हो सकता है, उसको हमें कहीं भी अनकॉन्शियसली ये सोच के नहीं रहना है कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, स्मोकिंग की भी आपने यहाँ पर बात करी थी। एक पर्सन एक दिन में जनरली कितनी सिगरेट ले सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल एडवाइस कि उसको हार्ट अटैक होने का रिस्क ना हो? देखो, हार्ट अटैक के लिए जो कहा जाता है कि 10 सिगरेट, जो आदमी 10 सिगरेट या बीड़ी हर रोज लेता है और 10 साल तक लेता रहता है, उसमें सब्सटेंशियली रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ओके। और 20 सिगरेट 20 साल तक जो लेता है उसमें लंग कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके। लेकिन अगर हम कहें भी कितनी सिगरेट सेफ है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सिगरेट एक भी सेफ नहीं है। टोबैको जो है वो 100% हार्मफुल है। बहुत सारी डेथ्स, 10 लाख से ज़्यादा डेथ्स सिर्फ इसलिए होते हैं टोबैको च्यूइंग और या स्मोकिंग की वजह से। जी। तो इससे ना केवल हार्ट अटैक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर हार्ट अटैक के पेशेंट में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए हम एक भी सिगरेट अलाउ नहीं करते उनको पीना। जी, तो मतलब दिस इज़ अ लीडिंग फैक्टर हम बोल Yes. सकते हैं हार्ट जी, अटैक जी, के जी, लिए। जी, जी। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा डिफाइंड वे है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाले हार्ट अटैक को किसी तरीके से भी पहचाना जा सके? बिल्कुल, आजकल तो, पहले तो ये पॉसिबल नहीं था। जी। आजकल तो बड़ी अच्छी मशीन्स आ गई हैं, ऐसी एडवांस सीटी स्कैन्स आ गए हैं जी। जिनमें आप बड़े क्लियरली ब्लॉक 10%, 10-20% भी ब्लॉक बन जाएगा तो उनमें डिटेक्ट हो जाता है। ओके। पहले तो हम टीएमटी पे डिपेंड करते थे, इको पे डिपेंड करते थे। उनमें यूजुअली टीएमटी में तो 70% तक ब्लॉक जो है वो अनडिटेक्टेड रहता है। टीएमटी में, स्ट्रेस इको में और थैलियम में, ये सारे टेस्ट जो हैं इनमें 70% से जब तक ब्लॉक ऊपर नहीं होगा तब तक डिटेक्टेबल रेंज में नहीं आता वो। और जो सीटी एंजियो है उसमें आप ब्लॉक को 20%, 30%, 10% की स्टेज पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जिनकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर आती हैं सीटी एंजियोग्राफी में, उनको प्रैक्टिकली हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होता है। ओके। तो 5 साल तक
एक बार आपने अगर सिटी एंजियो कराया बिल्कुल नॉर्मल है, तो प्रैक्टिकली आप ये सोच सकते हैं कि 5 साल तक आपको हार्ट अटैक का रिस्क नहीं है। 5 साल बाद आप उसको दोबारा चेक करा सकते हैं। पर्टिकुलरली उनको कराना ज़रूरी है जिनके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या स्मोकर हैं, हैवी स्मोकर हैं, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। तो ऐसे लोगों को सिटी एंजियो करा लेना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40, ताकि उनको अगर ब्लॉक बनना शुरू हुआ है तो आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, स्टैटिन्स, वो दवाई शुरू करने से अपने ब्लॉक को उसी स्टेज पे वो कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकली एक टर्म यूज़ की जाती है हार्ट पेशेंट के लिए, गोल्डन पीरियड। जी, तो जी। गोल्डन पीरियड से हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं और हार्ट अटैक को हम कैसे वहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट आवर आफ्टर हार्ट अटैक इज़ गोल्डन आवर। वो गोल्डन आवर इसलिए कि 16% जो डेथ होती है पहले घंटे में, एक तो आप गोल्डन आवर में ही अगर आप पहचान लेते हो कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आप इमीडिएटली अगर हार्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और इमीडिएटली डिस्प्रिन, ब्लिंटा, इस तरह की दवाइयाँ आपको जो ज़रूरी हैं वो ले लेते हैं, स्टैटिन वगैरह, तो आप उस गोल्डन आवर में अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है या थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो जाती है तो आपका हार्ट डैमेज नहीं होता। ओके। आप हार्ट अटैक ऐसा हो जाता है कि हार्ट अटैक हुआ भी था लेकिन हार्ट अटैक का कोई असर नहीं पड़ा हार्ट पे, तो आप जैसे आप पहले थे हार्ट अटैक से, वैसे ही आपका हार्ट अटैक के बाद भी वैसा ही रहता है। ओके। तो इसलिए गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि पहले घंटे में अगर आप हार्ट अटैक पहचान लेते हैं तो आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आपका हार्ट जरा भी डैमेज नहीं होता, इसलिए इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। ओके। एंड इसी से रिलेटेड डॉक्टर साहब एक और टर्म होती है, बोलते हैं डोर टू बलून टाइम। जी, जी। इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? डोर टू बलून टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट अटैक का पेशेंट, ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए टर्म है जी। जब हार्ट अटैक का पेशेंट आपके हॉस्पिटल के डोर पे आ गया, जब आपने डायग्नोज कर लिया, आपके दरवाजे पे जो आ गया, उससे आप कितनी देर बाद उसकी एंजियोप्लास्टी करते हो, हार्ट की आर्टरी खोल देते हो, जी। उसको बोलते हैं डोर टू बलून टाइम। ओके। अगर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो 90 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी आर्टरी खुल जानी चाहिए। ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है कि अगर आपका हॉस्पिटल एफिशिएंट है, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में 24 आवर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट रात को 3 बजे आ रहा है या रात को 12 बजे आ रहा है तो उसको हमने 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी एंजियोप्लास्टी कर देनी है। ओके। अगर हम उसको डिले करते हैं तो हार्ट जितना लेट होता जाएगा उतना हार्ट ज़्यादा डैमेज होता जाएगा। तो इसको अगर हार्ट का डैमेज मिनिमाइज करना है तो स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसका 1.5 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली डैमेज होने से उस 90 मिनट्स में हार्ट को सेव किया जाता है और साथ साथ पेशेंट की लाइफ को भी सेव किया जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सिर्फ मेडिकेशन के थ्रू हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं और एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हार्ट अटैक में होता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। हार्ट अटैक में जैसे ये हार्ट की नस जहाँ से बंद हुई उसके नीचे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो वो हिस्सा डेड हो जाता है जी। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब ये एक मैकेनिकल ब्लॉक है। इस मैकेनिकल ब्लॉक को में एक बेसिकली क्लॉट बनता है हार्ट के अंदर। तो वो क्लॉट जो है उसको डिसॉल्व करने की मेडिसिन है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जिसमें हम एक मेडिसिन देते हैं जिससे क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं। ओके। पहले 3 घंटे में और मैक्सिमम 6 घंटे तक वो क्लॉट डिसॉल्वेबल होता है, वो मैच्योर नहीं हुआ होता उतना, तो वो क्लॉट इजीली डिसॉल्व हो जाता है। स्टेप्टोकाइनेस बहुत कॉमनली यूज ड्रग है जो हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। फिर टीपीए है दूसरी ड्रग। जी। तो स्टेप्टोकाइनेस दवाई को अगर आप पहले 6 घंटे में देते हैं तो क्लॉट डिसॉल्व होने के चांसेस 80-90% होते हैं। ओके। अगर आप 4 घंटे के बाद देते हैं तो चांसेस कम होते जाते हैं। अगर 6 घंटे के बाद उसकी एफिकेसी 17% रह जाती है, मतलब कि सिर्फ लेस देन 20% लोगों को ही फायदा होगा स्टेप्टोकाइनेस देने से। जी। तो प्रैक्टिकली ये आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल आता है उसमें ही ये दवाइयाँ काम करती हैं हार्ट अटैक में। जो लेट आते हैं उनमें दवाई काम नहीं करती। उसके अलावा जो ये स्टेप्टोकाइनेस एक बार अगर किसी को लग गई है तो 1 साल में अगर दूसरी बार हार्ट अटैक होता है तो ये मेडिसिन नहीं दे सकते जी। इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और काम नहीं करती दवाई, 1 साल के अंदर ही रिपीट करनी पड़ जाए तो इसकी जगह पे फिर हमें यूरोकाइनेस, टीपीए दूसरी ड्रग्स देनी पड़ती हैं। लेकिन
इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि क्लॉट सिर्फ डिजॉल्व होता है दवाई से, जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक है वो डिजॉल्व नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक जहाँ पे बने हुए हैं उसमें जब क्रैक आ जाता है तब वहाँ पे क्लॉट बनता है और सडन हार्ट अटैक होता है। ओके। तो ये दवाई उस क्लॉट को डिजॉल्व करती है, जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक है वो नहीं डिजॉल्व करती। तो यूजुअली क्या होता है कि हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दवाई दे भी दी, एंजियोग्राफी से ये देखना पड़ता है कि बचा हुआ ब्लॉक कितना है, रेजिडुअल ब्लॉक कितना है। अगर रेजिडुअल ब्लॉक 70% से ऊपर है तो उसको फिर भी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करनी पड़ती है बाद में, ताकि उसको बार बार हार्ट अटैक ना हो उसको। डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है जैसे आपने भी बताया, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और मेन कॉज क्या रहता है हार्ट अटैक की वजह से डेथ होने का? हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ होती है, पहले 1 घंटे में 16% डेथ जो होती हैं वो होती हैं यूजुअली सडन डेथ्स। ओके। कि पेशेंट को सोचने का टाइम नहीं मिलता, फैमिली को समझने का टाइम नहीं मिलता। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं होता जी। 1 घंटे में क्या होता है कि हार्ट का जहाँ पे आप आर्टरी बंद हुई उसके नीचे के एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई, उसके जो एरिया अफेक्टेड है उसमें से एबनॉर्मल करंट बनना शुरू होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है वहाँ की। हमारा हार्ट जो है एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है। जी। उस एरिया की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो इतना सारा करंट बना देती है कि पूरा हार्ट जो है एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय शिवर करने लगता है। तो इसको बोलते हैं हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल वीटी। तो वो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये 2 कारण होते हैं सडन डेथ के जी। जो पहले घंटे में होती है। और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर सीपीआर की ट्रेनिंग हो लोगों की, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें जी। चेस्ट कंप्रेशन देना होता है। 1 मिनट में 100 बार उसको चेस्ट कंप्रेस करनी होती है जी। प्रॉपर तरीके से, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। 30 कंप्रेशंस ऑफ चेस्ट प्लस 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो वो इस तरह से करते करते अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं ढंग से, अगर सीपीआर की किसी ने ट्रेनिंग ली है, और सीपीआर की ट्रेनिंग हर एक की होनी चाहिए। जी। तो अगर सीपीआर की ट्रेनिंग है तो वो अनकॉन्शियस या कोलैप्स पेशेंट है हार्ट अटैक के बाद घर में, उसको जल्दी से जल्दी हार्ट हॉस्पिटल लेके जाएं और रास्ते में उसकी जो सीपीआर करते रहें, यानी कि चेस्ट कंप्रेशंस एंड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते रहें। जी। और इतना अच्छे से प्रेस करें चेस्ट को, वो ट्रेनिंग ले लें कि उसका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जी। क्योंकि अगर 8 मिनट तक उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो इरिवर्सिबली डेड हो जाता है ब्रेन। जी। 3-4 मिनट तक ना मिले तो फिर भी थोड़ा चांस होता है रिवर्स होने का। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर सीपीआर के साथ पहुंचता है तो वहाँ पे वो शॉक देके हार्ट को रिवाइव कर लेते हैं। ओके। तो इसलिए ये डेथ प्रिवेंट हो जाती है उससे। तो डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ्स होती हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। टाइमली एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर सीपीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, defibrillation is very important, and then reaching hospital and getting the angioplasty as early as possible जी। can save 99% of the people. Dr. Bansal, thank you so much for such a detailed and informative information. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. हमारे साथ है डॉक्टर एस बंसल, जिन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें ये बताया कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे डेथ के रिस्क को हम कम से कम कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट अगर आप ले लेते हैं तो एज ही सेड कि 99% ऑफ डेथ्स को हम रोक सकते हैं। तो अगर हार्ट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम आता है तो उसको बिल्कुल डिले नहीं करना है। एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है और अपना टाइमली ट्रीटमेंट लेना है। तो अपनी हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए या अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विदाउट एनी सेकंड थॉट कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जिसके बारे में आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हम नंबर शेयर कर रहे हैं। आप हमारे नंबर पर अपनी प्रॉब्लम और अपनी क्वेरी व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी का जवाब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।